प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेके आए हैं। देखिए, आप लोगों का ब्लूप्रिंट जारी हो गया है। अब हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सब ब्लूप्रिंट पर आधारित ही बनाएंगे। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस चैप्टर से 1 अंकी एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंकी एक प्रश्न पूछा जाएगा। यानी इस चैप्टर से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं और 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो उसी अनुसार से हमने ये तैयार किया है मैटर। तो देखें, यहाँ पर है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 से होती है। कब? जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और पूरा विश्व एक ध्रुवी हो जाता है। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से होती है। तो आपको बताना है 1991 से, और इसके क्या कारण थे। तो आपको बता सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण पूरा विश्व एक ध्रुवी हो गया था और यहीं से अमेरिकी वर्चस्व के दौर की शुरुआत होती है। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। फिर अगला हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि वर्चस्व का जो अर्थ है अंग्रेजी में होता है हेगेमोनी। हेगेमोनी तो इसका क्या अर्थ है? सभी क्षेत्रों में वर्चस्व, न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में वर्चस्व से इसका मतलब है। और वर्चस्व का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। हेगमनी शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों में, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का मात्र एक केंद्र का उपस्थित होना। तो ये होगा हेगमनी शब्द का अर्थ। तो ये यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेगमनी शब्द का क्या मतलब है। तो आप बता सकते हैं कि सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक शक्ति की उपस्थिति। अब यहाँ पर दिया गया है कि हेगमनी शब्द का इस्तेमाल प्राचीन काल में कहाँ किया जाता था। तो प्राचीन काल में यूनान के नगर राज्यों में एथेंस को शक्तिशाली होने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो हेगमनी शब्द का जो उपयोग है, यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में एथेंस की प्रबलता को दिखाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग अमेरिका की शक्ति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिया है, चारों पॉइंट से 1-1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। अंतिम लाइन में देखें, यहाँ पर लिखा है वर्तमान में यह शब्द अमेरिका की शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा भी गया है कि वर्तमान में जो है किस देश का वर्चस्व है। तो आपको बताना है अमेरिका का वर्चस्व है। तो इस तरह से, और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्चस्व के क्या तात्पर्य है, वर्तमान में पूरे विश्व में किस देश का वर्चस्व है, या वर्चस्व की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है। इस तरह से करके 2 अंक का भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप तैयारी रखेंगे तो आपका दोनों प्रश्न कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब हम देखेंगे कि अमेरिका का जो वर्चस्व है किन किन क्षेत्रों में है। क्या केवल सैन्य क्षेत्र में है या फिर अन्य क्षेत्र में भी है। तो यहाँ से भी हम यहाँ पर हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 1+2 यानी 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न और 2 नंबर वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हमारा हर पेज पर ये दिखा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आप किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि अमेरिका का जो है सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व है, या अमेरिका के सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व को स्थापित करने वाले किन्हीं 3 बिंदुओं, 2 बिंदुओं या 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि अमेरिका वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका की शक्ति जो है विश्व में सबसे बड़ी है, उसके टक्कर का कोई भी देश नहीं है। उसके पास विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार हैं। अमेरिका के पास विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार हैं। उसके पास अंतः महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है। अपनी धरती पर बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने में निशाना लगाने और उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। उसकी जो रक्षा प्रणाली है बहुत ही उन्नत है। फिर यहाँ पर लिखा है अपने वार्षिक बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है। तो उसका जो रक्षा बजट है वो भी बहुत ही भारी भरकम है, और वो लगातार रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करता रहता है, यानी रिसर्च करता रहता है। और यहाँ पर एक आंकड़ा ये बहुत काम का है कि अमेरिका का जो रक्षा बजट है विश्व के सबसे ज्यादा ताकतवर 12 देशों के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। यानी अमेरिका के बाद जो उसके नीचे जो 12 शक्तिशाली देश हैं उनके कुल रक्षा बजट को जोड़ दिया जाए तब भी अमेरिका का रक्षा बजट ज्यादा है। इसका मतलब ये निकला कि 12 देश मिलकर भी जो है अमेरिका की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न ही ध्यान में रख के इसकी तैयारी करेंगे कि अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को स्थापित करने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं, 3 बिंदुओं, 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है। इसके आगे हमने लिया है ढांचागत ताकत या आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व। ढांचागत ताकत यानी पूरे विश्व को वो जो ढांचागत संरचना उपलब्ध कराने में भी उसका वर्चस्व है और आर्थिक क्षेत्र में भी उसका वर्चस्व है। तो यहाँ पर देखते हैं, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व में 21% उसकी हिस्सेदारी है। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में उसकी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो आपको बताना है 21% हिस्सेदारी है। फिर इसके आगे लिखा है कि वैश्विक कानूनों को बनाने, वैश्विक नियमों को बनाने और उसे लागू करने की उसमें क्षमता है। वो कुछ ऐसे नियम बना सकती है और उसे लागू करने की उसके अंदर क्षमता भी है जो कि पूरे विश्व के लिए लागू हों। फिर यहाँ पर लिखा है दूसरे देशों के मामले में भी वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो कई बार हमने देखा है कि वो दूसरे देशों के मामलों में भी वो हस्तक्षेप करता है। जैसे युगोस्लाविया में कोसोवो प्रांत में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे। तो जब युगोस्लाविया ने आंदोलन को कुचलने के लिए बमबारी किया था तो उसके जवाब में अमेरिका ने युगोस्लाविया पर 2 महीने तक बमबारी किया था। तो इससे क्या पता चलता है कि वो दूसरे देशों के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है और वहाँ की व्यवस्था सुधारने में भी वो सक्षम है और वहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए भी वो सक्षम है। वहाँ पर जाके शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये उसमें ताकत है। फिर अगला दिया है कि अपनी नौसैनिक ताकत के बल पर समुद्री मार्ग की आवाजाही के नियम तय कर सकता है। तो समुद्री मार्ग की आवाजाही के जो नियम है वो भी अमेरिका तय करता है और इसकी कारण है इसकी नौसेना जो है बहुत ही ताकतवर है और विश्व के सभी क्षेत्रों में, सभी महासागर में इसकी नौसेना की उपस्थिति देखने को मिलती है। फिर इसके आगे लिखा है कि जीपीएस, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो लोकेशन वगैरह को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट, इंटरनेट से आज सभी लोग परिचित हैं। बिना इंटरनेट के आज किसी का जीवन ही संभव नहीं है, ऐसा लगता है। 1 मिनट के लिए मोबाइल से इंटरनेट का जो रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। गूगल, गूगल जो सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यानी यहीं से जो है कंप्यूटर के और मोबाइल के सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं। वह अमेरिकी उपग्रहों पर पूरे विश्व की निर्भरता उसकी ढांचागत ताकत को व्यक्त करता है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं इसको सिर्फ अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पूरे विश्व के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट की सुविधा है वो आज भी अमेरिकी उपग्रहों पर निर्भर है। तो ये सब जो चीजें हैं अमेरिका की ढांचागत ताकत को जो है बतलाता है। ये सब अमेरिका की देन है। ऐसा 1 नंबर में कहीं पूछा गया था कि इंटरनेट किस देश की देन है, तो आपको बताना है अमेरिका की देन है, इस तरह से। अब देखें अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी ये जो 3 संस्थाएं हैं ये वित्तीय संस्थाएं इनको माना जाता है, आर्थिक संस्थाएं इनको माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इन तीनों में जो है अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका की दबंगई है, अमेरिका की ही सुनी जाती है। जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है वो अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए ही लागू किया है। फिर इसके आगे देखें एमबीए का पाठ्यक्रम अमेरिका ने ही सबसे पहले शुरू किया। एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पाठ्यक्रम सबसे पहले, अब तो पूरे विश्व में जो है इसका प्रचार प्रसार हो गया है, सभी देश में जो है इसके कोर्स चल रहे हैं। सभी जो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को एमबीए कराना पसंद करते हैं। तो लेकिन इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले अमेरिका में ही हुई है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वारहटन स्कूल में सबसे पहले ये पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था। अब कब? 1881 में। लेकिन इसका जो पाठ्यक्रम है शुरू 1900 ईस्वी में ही हुआ था। स्कूल खुल गया था 1881 में, लेकिन पढ़ाई जो है 1900 में स्टार्ट हुई थी। अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश किया कि व्यापार के लिए भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। और आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो गया है। आप लोग आपकी किताब में एक जाबू लड़के की कहानी उसमें बताया गया है कि वो जो है चित्रकार बनना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसको एमबीए का कोर्स करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जितने बिंदु हम दिखा रहे हैं, यहाँ से 1-1 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर का सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका के ढांचागत क्षेत्र में जो है वर्चस्व को स्थापित करने वाले कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, या आर्थिक क्षेत्र में उसके वर्चस्व को स्थापित करने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह से करके प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है।
तो आइए आगे देखते हैं। इसके आगे सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व की बात करते हैं। यहाँ से भी 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ नंबर 1 पर हमने दिखाया है कि अमेरिकी संस्कृति का पूरे विश्व में प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। जो अमेरिका की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो उसकी झलक का पूरे विश्व में दिखाई देने लगा है। सभी अमेरिका जाने और वहां बसने के लिए लालायित रहते हैं। वहां की संस्कृति का इतना ज्यादा लोगों पर प्रभाव है कि सभी लोग अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते हैं, अमेरिका में बसना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको वो सुविधाएं दुर्लभ हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वहां जाके पढ़ाई करने की, आपकी एजुकेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि आप जाके वहाँ पर नौकरी पा सकें, या फिर इतना आप सक्षम नहीं है कि वहाँ का वीजा प्राप्त करके वहाँ पर जाके बस सकें। ये अलग बात है, लेकिन इच्छा सबके मन में रहती है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ का जो खान-पान, पहनावा है, वो पूरी दुनिया ने उसको कॉपी कर लिया है, यानी नकल कर लिया है। वहाँ का खान-पान, पहनावा में यहाँ पर हमने दिखाया है, जो नीली जीन्स है, वो पूरे विश्व ने क्या किया है, कॉपी कर लिया है। सभी लोग नीली जीन्स पहनना पसंद करते हैं। आपकी किताब में जो आंद्रेई पर्थ, ऑस्ट्रेलिया पर्थ का जो एक लड़का है आंद्रेई, जो कि चर्च में भी नीली जीन्स पहन के जाना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी से उसकी थोड़ा-सा बहस हो गई थी। तो आप उस घटनाक्रम को याद करिए। तो इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि नीली जीन्स जो है विश्व के सभी देश के लोग जो है अब पहनना पसंद करते हैं। जो पेप्सी है, कोला है, पिज्जा है, बर्गर है, ये वहाँ का खान-पान जो है और उसे पूरी दुनिया के लोगों ने नकल कर लिया है, और इसकी लोकप्रियता जो है वो अमेरिका के सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व को दर्शाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन में अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व की विशेष भूमिका रही है। हमने बताया था कि जब सोवियत संघ के लोगों को ये पता चला कि पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं और अमेरिका है, वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, हम लोगों से अच्छा है, तो उनको बहुत ही आघात पहुंचा था और वो अपने सरकार पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाना शुरू कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिए, और जो आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसी तरह से 1 नंबर में कि नीली जीन्स का बहुतायत प्रयोग अमेरिका के किस क्षेत्र में जो है वर्चस्व को दर्शाता है, तो आपको बताना है सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व को दर्शाता है। इसी तरह से पेप्सी, कोला, पिज्जा, बर्गर को लेकर भी प्रश्न बन सकता है। तो अब 2 नंबर में ऐसा बन सकता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व को स्थापित करने वाले कोई 2 उदाहरण आप प्रस्तुत कीजिए। तो आपको जो है ये सब पेप्सी, कोला ये सब बता सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम नए प्रश्न के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।